सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत अलवर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। इससे पहले हमने बढ़िया शानदार तरीके से अलवर का इतिहास पढ़ लिया है, सामान्य परिचय पढ़ लिया है, महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर ली है, पर्यटन स्थलों की बात कर ली है। आज की क्लास के माध्यम से हम रिवीजन करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं तो यहाँ पर हम प्रश्नों के माध्यम से भी वापस एक बार रिवाइज करेंगे कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बलवीर जी सीकर से प्रणाम कर रहे हैं, राजेश राज जी प्रणाम कर रहे हैं, बीकानेर से गोदारा जी प्रणाम कर रहे हैं, बिल्कुल सभी को प्रणाम है, सभी को राम राम है। एसएल जी बांसवाड़ा से प्रणाम कर रहे हैं, बिल्कुल आपको भी प्रणाम है। डूंगरपुर से कल्पेश जी प्रणाम कर रहे हैं, बिल्कुल सभी को राम राम है, सभी को प्रणाम है। और इसी के साथ हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। जी बिल्कुल समय पर ही है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 मिनट में सभी साथी लाइव आ जाते हैं, तब तक हम एक बार शुरुआत कर देते हैं। बिल्कुल पहले प्रश्न की हम बात करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अलवर प्राचीन काल में किस जनपद का हिस्सा हुआ करता था, या किस जनपद का ये बाग हुआ करता था। देखो, साल्व कोई जनपद नहीं था, इसकी एक जाति यहाँ पर निवास करती थी और इसी जाति के बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण ये जो स्थान था ये साल्वपुर कहलाया। तो साल्वपुर जो है वो अलवर का पुराना नाम है। नेक्स्ट बेराट की बात करते हैं। बेराट जो है वो अभी वर्तमान में बात करें विराट नगर है, और ये किसकी राजधानी थी, ये उस समय मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम चालुक्य एक राजवंश था। और मत्स्य की बात करें तो मत्स्य जो है, यदि हम यहाँ पर मत्स्य संघ की बात करें तो मत्स्य संघ तो एकीकरण से संबंधित है, और यहाँ पर मत्स्य जो है वो एक जनपद से संबंधित है। उस समय एक जनपद हुआ करता था जिसका नाम था मत्स्य जनपद, और इस जनपद की राजधानी हुआ करती थी बेराट, जिसे हम विराट नगर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर बात करें मत्स्य संघ की तो मत्स्य संघ जो है वो एकीकरण में प्रारंभ प्रथम प्रक्रिया है। तो सभी को कंप्लीट तैयार? हाँ जी, 4 नंबर ऑप्शन सभी साथी दे रहे हैं आंसर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं, मत्स्य संघ में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं था। देखो, हमने मत्स्य संघ की बात की थी कि मत्स्य संघ जो है उसका गठन कब होता है, 18 मार्च 1948 को इसका गठन होता है। शामिल रियासतें कौन सी थी, तो यहां पर हम बात करें ए, बी, सी और डी। ए का मतलब होता है अलवर, बी का मतलब होता है भरतपुर और सी का मतलब होता है करौली और डी का मतलब होता है धौलपुर। तो यहां पर इनमें से कौन सी रियासत जो है वो मत्स्य संघ में शामिल नहीं थी? भाई अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर भी है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। और ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, पिछले एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट बात करते हैं, मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? अभी हम बात कर रहे थे 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। और यदि हम बात करें इस संघ की तो बैठक कहां पर आयोजित हुई थी? बैठक, तो मत्स्य संघ की बैठक जो है वो कहां पर? लोहागढ़ दुर्ग के अंदर आयोजित हुई थी। लोहागढ़ दुर्ग में आयोजित। और उस समय इसके जो राज प्रमुख है इस संघ के, किसको बनाया गया? तो यहां पर बात करते हैं राज प्रमुख बनाया गया था उदय भान सिंह जी को। उदय भान सिंह हैं, और ये कहां के थे उदय भान सिंह जी? ये धौलपुर के शासक थे, धौलपुर के जाट राजा थे। और राजधानी की यदि हम बात करें मत्स्य संघ की, राजधानी कहां पर हुआ करती थी? तो मत्स्य संघ की राजधानी थी भाई अलवर, और अलवर के शासक थे महाराजा तेज सिंह जी, जिनको कि इसके अंदर शामिल नहीं किया गया। उनके ऊपर गांधी जी की हत्या का आरोप लगा हुआ था कि नाथूराम गोडसे जो बंदूक यूज की थी ना गांधी जी को मारने के लिए, वो बंदूक आपके नाम पर है। इस प्रकार से किसी न किसी माध्यम से एकीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करना था, इस वजह से अलवर के महाराजा तेज सिंह जी को इसमें शामिल नहीं किया गया। बिल्कुल लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में यह आयोजित हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? देखो यहां पर वापस क्या शब्द यूज किया गया है? जनपद शब्द किया। देखो मत्स्य संघ यदि पूछ लिया जाता, मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी। जबकि यहां पर मत्स्य जनपद पूछा गया है तो मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? बेराट राजधानी हुआ करती थी। और बेराट और विराट नगर एक ही बात है, बेराट को ही विराट नगर कहते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं मत्स्य संघ को 15 मई, देखो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। मत्स्य संघ को 15 मई 1949 ईस्वी में किसमें विलीन कर दिया गया? तो यहां पर हम बात करते हैं कि ये एकीकरण का कौन सा चरण था जिसके अंदर इसको शामिल किया गया। तो यहां पर हम बात करते हैं ये एकीकरण का चरण था संयुक्त राजस्थान, राजस्थान संघ, वृहद राजस्थान या फिर वृहद मत्स्य राजस्थान। तो यहां पर हम बात करते हैं कि यहां पर एक समिति थी, आप सभी साथी कमेंट करेंगे किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ जो है उसको संयुक्त वृहद राजस्थान में शामिल किया गया। तो यहां पर पूरा नाम क्या आ जाएगा? संयुक्त वृहद राजस्थान जो है ये पूरा नाम आ जाएगा। संयुक्त वृहद राजस्थान जो है उसके अंदर शामिल किया गया। यहां पर संयुक्त राजस्थान लिखा हुआ है, राजस्थान संघ लिखा हुआ है, ये तो छठा चरण था। इसके बाद बात करें हम वृहद मत्स्य संघ, तो ये कोई नाम नहीं था एकीकरण के चरण का, और लेकिन वृहद राजस्थान, इसी को संयुक्त वृहद राजस्थान कहते हैं। इस चरण के अंदर 15 मई 1949 को जिसमें मत्स्य संघ जो है वो इसमें शामिल किया गया। बिल्कुल सत्यनारायण राव समिति का नाम आ रहा है। और कोई साथी है जो इस समिति से संबंधित कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी के कमेंट देख पा रहा हूं। मुंशी देवी प्रसाद की यदि बात करें तो मुंशी देवी प्रसाद का संबंध अलग है। के एम मुंशी की यदि हम बात करें तो के एम मुंशी ने तो ये जो मत्स्य संघ नाम दिया था ये नाम उन्होंने सुझाया था। तो मुंशी जी के नाम से कोई समिति नहीं थी जी, बिल्कुल पी सत्यनारायण राव समिति का नाम आ रहा है। बिल्कुल पी सत्यनारायण राव समिति जो है वो सही है। नेक्स्ट बात करते हैं जनसंख्या 2011 की दृष्टि से अलवर जिले का राजस्थान में कौन सा स्थान है? तो हमने जब थ्योरी पढ़ी थी तब हम बात कर रहे थे कि पहला स्थान जो है वो किसका है? पहला स्थान है साथियों जयपुर का, दूसरा है जोधपुर का और तीसरा है अलवर का। तो अलवर की जनसंख्या हमने देखी थी, अलवर की जनसंख्या 36.74 लाख, और जबकि हम यहां पर यदि बात करें तो जोधपुर की जनसंख्या लगभग 36.78 लाख के आसपास है, जबकि जयपुर की यदि बात करें 66.26 लाख जो है वो यहाँ की जनसंख्या है। इसका मतलब जनसंख्या की दृष्टि से 2011 का यदि हम आंकड़ा देखें तो इसके हिसाब से अलवर का कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान यहाँ पर अलवर का हो जाता है। सभी साथियों ने लगभग तीसरा आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। इससे पहले ये दो भी आपको याद रखने, भले ये जनसंख्या आपको याद नहीं रहे, ये तो आपको याद करनी है क्योंकि सबसे ज्यादा है। इसके बाद सबसे कम भी आपको याद करनी है। लेकिन पिछली एग्जाम की यदि हम बात करें, जैसे पटवारी के एग्जाम की बात करें, उसमें ऐसे प्रश्न आए हुए हैं, निम्न में से राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला नगर कौन सा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, और उसमें जयपुर ऑप्शन में नहीं था। इस वजह से हमें कम से कम थोड़ा बहुत इनका क्रम ध्यान में होना चाहिए कि जनसंख्या की दृष्टि से जो क्रम है सबसे ज्यादा जयपुर, उसके बाद में जोधपुर, उसके बाद में अलवर। नेक्स्ट बात करते हैं अलवर जिले की सीमा प्रमुख रूप से किस राज्य के साथ लगती है? तो यहां पर यदि हम बात करें राजस्थान के मैप की, यहां पर हम बात करते हैं, ये रहा राजस्थान का मैप। अब यहां पर यदि हम बात करें तो यहां पर एक ये अलग राज्य है, ये अलग राज्य है, ये अलग राज्य है और यहां पर अलग राज्य है। तो यहां पर बात करते हैं गुजरात, यहां पर बात करते हैं मध्य प्रदेश, और इसके बाद यहां पर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, और यहां पर यदि हम बात करें यह है हरियाणा और यह है पंजाब। तो किसके साथ सीमा लगती है भाई? हरियाणा के साथ में अलवर की सीमा लगती है। इसके बाद भरतपुर ऐसा है जिसकी 2 राज्यों के साथ सीमा लगती है। वापस धौलपुर की बात करें तो उसकी भी सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है, लेकिन अलवर की केवल हरियाणा के साथ लगती है। नेक्स्ट बात हम करने वाले हैं निम्न में से किस जिले की सीमा अलवर के साथ नहीं लगती है? तो जब हमने मैप देखा था, मैप में हमने बात की थी, इस तरफ से हमने जिले स्टार्ट किए थे जिनकी सीमा लगती है, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, 3 ही जिलों की सीमा लगती है। उसमें सबसे पहला जिला कौन सा? भरतपुर की सीमा इसके साथ लगती है।
दूसरा जिला कौन सा है, दौसा की सीमा इसके साथ लगती है, और इसके साथ बाद है जयपुर। अब यहाँ पर ऑप्शन में है सीकर, तो सीकर के साथ क्यों नहीं लगती, क्योंकि जयपुर जो है, यहाँ पर हम जयपुर के मैप की यदि हम बात करें तो इस तरीके से जयपुर का मैप दिखता है। तो इस तरफ यदि हम बात करें तो ये तो है अलवर, और इस तरफ यदि हम बात करें तो ये है सीकर। तो इन दोनों के बीच में ये जो सीमा है, ये सीमा किसकी आ जाती है, ये जयपुर की सीमा आ जाती है। इस वजह से सीकर के साथ में इनकी सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी नदी अलवर में प्रवाहित नहीं होती है। तो भाई यहां पर हम बात करें अलवर में प्रवाहित होने वाली नदियों की, तो उसमें हमने देखा था साबी, रूपारेल, सोतर, है ना, चूहड़, इस प्रकार से नाम देखने को मिलते हैं। बाण गंगा की बात करें, बाण गंगा जो है वो अलवर में प्रवाहित नहीं होती है। कौन कौन से जिले में प्रवाहित होती है, तो यहाँ पर सबसे पहले जयपुर में प्रवाहित होती है, उसके बाद में दौसा, उसके बाद में भरतपुर, और उसके बाद में कहते हैं कि यूपी में जो है वो पहले यमुना में जाकर के मिलती थी, अब यमुना में नहीं मिलती है। अब इसे हम एक प्रकार से अंत्य प्रवाह की नदी भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में इसका पानी जो है वो भरतपुर में ही जाकर के खत्म हो जाता है। बारहमासी ये नदियां नहीं है, ये नदियां सभी एक प्रकार से कह सकते हैं बरसाती नदियां है, अल्पकाल के लिए ये बहती है। तो इसके अंदर बाणगंगा नदी है, उसका प्रवाह क्षेत्र अलवर में नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा बांध जो है वो अलवर जिले में स्थित नहीं है। अलवर में कौन सा बांध नहीं है, देखो यहाँ पर यदि हम इस जयसमंद की बात करें तो ये क्या है, एक जयसमंद बांध है। बांध जो है वो अलवर में है, झील उदयपुर में है, लेकिन कई बार इसी के बारे में पूछ लिया जाता है। इसी को जय समुद्र के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं, इसे जयसमंद के नाम से भी जानते हैं। जयसमंद झील भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो झील की यदि बात करें, सबसे प्रसिद्ध कहां पर है, सबसे प्रसिद्ध वाली कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। लेकिन इस नाम से एक झील जो है वो कहां पर है, एक झील अलवर में भी है, लेकिन प्रमुख रूप से उसका नाम जो है वो बांध में काउंट किया जाता है। लेकिन मान लो एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि जयसमंद झील राजस्थान में कहां पर है, और ऑप्शन उदयपुर हो ही नहीं, तो क्वेश्चन को छोड़ कर नहीं आना है कि इसमें मिस प्रिंटिंग हो गई, इसमें उदयपुर ऑप्शन में नहीं है। ऐसी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने को दूसरे ऑप्शन भी उसमें तलाशने हैं जो सिमिलर ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे अलवर यदि उसमें ऑप्शन में हो, बिल्कुल सही है। एग्जामिनर यही चाहता है कि क्या अलवर में जो जयसमंद झील है, जयसमंद बांध है, क्या उसकी आपको जानकारी है कि नहीं है। बिल्कुल बंद बारेठा की बात भी करने वाले हैं। तो यहां पर बात की हमने, निम्न में से कौन सा बांध अलवर में नहीं है, हंस सरोवर यहां पर है, विजय सागर यहां पर है, उदय सागर नाम से भी यहां पर क्या है, एक बांध बना हुआ है। लेकिन बंद बारेठा कहां पर है, बंद बारेठा तो भरतपुर के अंदर है। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सी झील नौका विहार के लिए प्रसिद्ध है। भाई देखो, नौका विहार की यदि हम बात करें, राजस्थान के अंदर नौका विहार के लिए जो प्रसिद्ध रूप से झीलें जानी जाती है वो कौन सी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यदि झील की बात करें तो नक्की झील जो है वो नौका विहार के लिए प्रसिद्ध है। क्या ऑप्शन है क्या नक्की झील, नहीं है भाई ऑप्शन। दूसरा है पिछोला झील जो है वो भी क्या है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं नौका विहार के लिए प्रसिद्ध है। क्या इसमें ऑप्शन है क्या, इसमें ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा फतेह प्रकाश या फिर फतेह सागर कह सकते हैं, फतेह प्रकाश तो महल है, फतेह सागर ये भी इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो इसमें नौका विहार का ऑप्शन कौन सा है, चौथा ऑप्शन है सिलीसेड झील। ये नौका विहार के लिए प्रसिद्ध है। इसका मतलब क्या, इसमें नावें चलती है, पर्यटक नाव में बैठ सकते हैं और उसमें घूमने का आनंद भी ले सकते हैं। बाकी झीलें जो है वो देखने के लिए है, उनका पानी किसी न किसी रूप में उपयोग में आ रहा है, उसमें नौका विहार जो है वो हम नहीं कर सकते। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो सिलीसेड झील सही आंसर है। नेक्स्ट बात करें, अलवर जिले की जलवायु जो है वो किस प्रकार की जलवायु है। देखो, जलवायु की यदि हम बात करें तो जलवायु कितने प्रकार की है, तो यहाँ पर भौगोलिक आधार पर जलवायु की बात करें तो भौगोलिक आधार पर शुष्क जलवायु होती है, उपाद्र जलवायु होती है, अति आर्द्र होती है और अर्ध शुष्क होती है। इन दोनों के बीच में एक जलवायु होती है जिसका नाम है आर्द्र जलवायु।
और ये वर्षा का आधार जो है वो जलवायु को डिवाइड करता है। जैसे 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहां होती है वहां पर कौन सी जलवायु होगी, शुष्क होगी। 20 से 40 के बीच में अर्ध शुष्क होगी, 40 से 60 के बीच में उपाद्र होगी, उसके बाद में हम बात करें 60 से 80 के बीच में आर्द्र होगी, और उसके बाद में 80 से 100 या उससे ज्यादा भी जो है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं अति आर्द्र जलवायु वहां पर होगी। तो कुछ टेम्परेचर और कुछ वर्षा की मात्रा को देखते हुए जलवायु को निर्धारित किया जाता है। इसके अंदर यदि हम बात करें, यदि आर्द्र जलवायु ऑप्शन होता तो सबसे उपयुक्त जलवायु यह है। क्यों? क्योंकि यह जलवायु कहां पर पाई जाती है, ये मैदानी प्रदेश के अंदर पाई जाती है, मैदानी भाग। और मैदानों का निर्माण किससे होता है, मैदानों का निर्माण किससे होता है, नदियों से होता है। तो भाई जिस जगह पर नदियां होगी इसका मतलब पानी होगा, पानी होगा तो वहां पर वनस्पति भी अच्छी होगी, और वनस्पति यदि वहां पर अच्छी है तो वर्षा भी वहां पर बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा वर्षा तो इन केस में कहीं ना कहीं जगह होती है, लेकिन वहां पर यदि हम कह सकते हैं कि आर्द्र प्रकार की जलवायु होगी। लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर हम उपाद्र प्रकार की जलवायु, और आर्द्र प्रकार की और उपाद्र प्रकार की जो जलवायु है इन्हें हम क्या कह सकते हैं, सम जलवायु। सम जलवायु का मतलब ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, ज्यादा सर्दी नहीं है, स्वास्थ्यप्रद जलवायु भी इसे हम कह सकते हैं, स्वास्थ्य प्रदत्त जलवायु। एग्जाम में यदि प्रश्न आ जाए, मान लो कि स्वास्थ्य प्रद या सम प्रकार की जलवायु कौन सी है, तो उसमें सबसे बढ़िया तो है आर्द्र जलवायु, और उसके बाद में उप आर्द्र जलवायु। अति आर्द्र की बात करें तो अति आर्द्र का मतलब होता है वर्षा बहुत ज्यादा होती है। राजस्थान में यदि हम बात करें, जैसे माउंट आबू में बहुत ज्यादा वर्षा होती है। भारत में यदि हम बात करें, जैसे चेरापूंजी, मानसीराम, मेघालय के अंदर 1100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, मतलब 12 महीने वहां बारिश होती रहती है। उसी प्रकार के वहां पर वन पाए जाते हैं, उसी प्रकार के वहां पर लोग रहते हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति का वहां पर रहना मुश्किल है, लेकिन वहां पर इनकेस जिस तरह की वहां पर परिस्थितियां होती है तो लोग वहां पर रहना सीख जाते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में बात करें, मारवाड़ की बात करें, पश्चिमी राजस्थान की, चारों तरफ रेत ही रेत है। लेकिन यदि कोई कोटा, झालावाड़ या उदयपुर की तरफ रहने वाला व्यक्ति यदि यहाँ पर आता है, उसको गर्मी ज्यादा लगेगी। लेकिन यहाँ के लोग जो है उनको गर्मी क्या है, कम लगती है। और यहाँ के लोग यदि जब उस तरफ जाएंगे तो उधर वो देखेंगे, अभी यहाँ से जब मैं भी कभी जाता हूँ तो जैसे ही शिखर पार, इधर अपने सिरोही पार करते हैं, चारों तरफ हरियाली है, शानदार बारिश है, उतनी वर्षा, उतनी वनस्पति इधर देखने को नहीं मिलती है। तो ये क्या, एक प्रकार से भौगोलिक प्रकार से जलवायु का डिवाइडेशन है, और यही जलवायु का आधार यहाँ पर है। तो हमने बात की अलवर कहां पर है, जयपुर से समीपता रखता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा है, मैदान नदियों से निर्मित है। और यहाँ पर अभी हम नदियों की बात भी कर रहे थे, तो जलवायु कौन सी हो जाएगी, आर्द्र जलवायु। और ये ऑप्शन में नहीं है तो उपाद्र जलवायु और सम जलवायु, या फिर हम इसे स्वास्थ्यप्रद जलवायु भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, अलवर जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो हम बात कर रहे थे अलवर जिले के अंदर काली मिट्टी की। यदि हम बात करें राजस्थान में कहां पर पाई जाती है, हाड़ौती प्रदेश के अंदर पाई जाती है। हाड़ौती प्रदेश में क्यों पाई जाती है काली मिट्टी, क्योंकि वहां पर लावा से निर्मित वो चट्टाने हैं, वहां पर मिट्टी इसलिए पाई जाती है काली, कि भाई लावा से इनका निर्माण हुआ है। भूरी मिट्टी की यदि हम बात करें, भूरी मिट्टी या फिर इनको हम पीली मिट्टी भी कह सकते हैं। पीली मिट्टी प्रथम तो ये बनास के प्रवाह क्षेत्र में पाई जाती है, बनास के प्रवाह क्षेत्र में। इसके अलावा नदियों के जितने भी प्रवाह क्षेत्र हैं अधिकांश के अंदर भूरी मिट्टी पाई जाती है। बलुई मिट्टी की यदि हम बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में ये पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है उसे आप रेतीली मिट्टी कह सकते हैं, उसे आप बलुई मिट्टी कह सकते हैं। और स्पेशली जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे ज्यादा नदियां प्रवाहित होती है, वो मिट्टी कौन सी होगी, वो जलोढ़ मिट्टी होती है, और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी इसे माना जाता है। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन से वन अलवर जिले में स्थित नहीं है। भाई देखो, यहां पर यदि सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य नाम होता, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य, यहां पर यदि सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य होता तो वो सही है, लेकिन यहां पर नहीं। यहां पर वृक्षों के आधार पर वनों को पूछा गया है, सालर, सागवान, खेर और बहेड़ा। तो सागवान की यदि हम बात करें तो ये वन कहां पर पाए जाते हैं, दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। अब दक्षिणी राजस्थान के अंदर कौन कौन सा हिस्सा आता है, तो जिलों के यदि बात करें तो पहला जिला का नाम आता है बांसवाड़ा, इसके अलावा डूंगरपुर, इसके अलावा प्रतापगढ़,
और इसके अलावा उदयपुर। ये 4 ऐसे जिले हैं जिसमें सागवान के वन पाए जाते हैं। हमने बात की सीता माता अभ्यारण्य की, भाई सीता माता अभ्यारण्य है उसमें सर्वाधिक सागवान के वन पाए जाते हैं। इसके अलावा हमने उदयपुर के बहुत सारे अभ्यारण्यों की बात की, उनमें भी अधिकांश सागवान, चंदन, इस प्रकार से आम, खेर, इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अलवर जिले में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। लो जी, ये प्रश्न भी आ गया। घाना पक्षी विहार की यदि बात करें तो ये कहां पर, इसे केवलादेव घाना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। केवलादेव घाना पक्षी विहार, केवलादेव घाना पक्षी विहार के नाम से इसे जाना जाता है। और ये किस जिले में पड़ता है, भरतपुर जिले के अंदर ये पड़ता है। इसके अलावा बात करें हम दर्रा अभ्यारण्य कहां पर है, तो स्पेशली तो ये अभ्यारण्य कहां पर है, कोटा के अंदर है। बाकी 2 जिलों का विस्तार में पूछे तो कोटा और झालावाड़ आंसर दे सकते हैं। सरीस्का अभ्यारण्य की बात करें, सरीस्का अभ्यारण्य कहां पर है, अलवर में है। देखो इसी अभ्यारण्य की यदि हम बात करें तो 1955 में इसे क्या अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। बाद में हम बात करें 1979 में यहां पर बाघ परियोजना प्रारंभ हुई थी। लेकिन 2012 की बात करें, 2012 में क्या हुआ था, 2012 में इसका एक टुकड़ा अलग कर दिया गया और उसका नाम क्या था, सरीस्का ए अभ्यारण्य। और आप सभी साथी जब मैं क्लास पढ़ा रहा था, थ्योरी की हम बात कर रहे थे, तब इसका आंसर दे रहे था कि राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। सरीस्का राजस्थान का छोटा अभ्यारण्य नहीं है। सरीस्का ए अभ्यारण्य जो है वो इसी अभ्यारण्य का कुछ हिस्सा अलग किया गया है। इस वजह से सरीस्का ए अभ्यारण्य की यदि हम बात करें, ये राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य, राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, सरीस्का ए अभ्यारण्य। जबकि सरीस्का अभ्यारण्य है ये बाघ परियोजना के लिए जाना जाता है। इसी का ये एक हिस्सा है। जो ये अभ्यारण्य अलग है, ये अभ्यारण्य अलग है। इस अभ्यारण्य से इस अभ्यारण्य को अलग कब किया गया, तो इसकी स्थापना कब की गई, 1955 में की गई। 2012 में इसी से ये अभ्यारण्य अलग किया गया था। और ये रामगढ़ अभ्यारण्य की बात करें तो ये रामगढ़ अभ्यारण्य 2 रामगढ़ के नाम से अभ्यारण्य है। यदि इस रामगढ़ अभ्यारण्य की बात करें तो ये रामगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है, ये जयपुर में स्थित है और धोक वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। धोक वृक्षों के लिए प्रसिद्ध। एग्जाम में यदि पूछ लिया जाए राजस्थान में धोक वृक्षों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा अभ्यारण्य है, वो यहां पर इसका आंसर ये नहीं होगा, है ना। यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना है। यहां पर अलवर जो है ये अभ्यारण्य जो है ये यहाँ पर सही है। इस अभ्यारण्य की बात तो हम कर रहे थे कि ये अभ्यारण्य जो है ये किस में फैला हुआ है, ये जयपुर में फैला हुआ है। एक अभ्यारण्य इससे मिलता जुलता नाम और है जिसका नाम क्या है, रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। और इसको आप नोट लगा करके लिख सकते हो, ये कहां पर है, ये बूंदी में है। और अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि राजस्थान की चौथी जो बाघ परियोजना है वो यहां पर संचालित की गई है। राजस्थान में पहले से 3 बाघ परियोजनाएं चल रही थी, चौथी बाघ परियोजना यहां पर प्रारंभ की गई। इस वजह से हाल ही में रामगढ़ विषधारी जो बूंदी वाला अभ्यारण्य है वो चर्चा में है। तो यहां पर ध्यान रखना है, रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है, जबकि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है वो कहां पर है, वो तो बूंदी में है। बिल्कुल, यहां तक सभी को क्लियर है। हाँ जी, करेक्ट आंसर होगा यहां पर सी। तो मतलब यहां पर हम कह सकते हैं सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, सरीस्का अभ्यारण्य जो है वो किसके लिए जाना जाता है। भाई चौसिंगा की यदि हम बात करें, चौसिंगा के लिए अभ्यारण्य नहीं जाना जाता है। उड़न गिलेरी के लिए यदि हम बात करें, जैसे हिरणों की यदि बात करें, हिरण की बहुत सारी प्रजातियां हैं, इसमें स्पेशली जैसे खेजड़ली वन्यजीव अभ्यारण्य है। उड़न गिलेरी की यदि हम बात करें तो सीता माता अभ्यारण्य जो है वो उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है। भेड़ियों के लिए यदि हम बात करें, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कितने जिलों में फैला है, क्या इसकी डिटेल है पूरी, हम राजसमंद जिले और पाली के संदर्भ में इसकी बात कर सकते हैं। हरे कबूतरों के लिए ऐसा पूछ लिया जाए, मोर, हरे कबूतरों व मोर के लिए प्रसिद्ध है।
एग्जाम में मान लो प्रश्न पूछ लिया जाए सरीस का अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, हरे कबूतर ऑप्शन में नहीं हो तो मोर के लिए भी हम वहां पर आंसर दे सकते हैं। लेकिन बेसिकली यदि दोनों ही ऑप्शन में हो सबसे उपयुक्त आंसर क्या होगा, हरे कबूतरों के लिए अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। बाकी तो बाघ के लिए भी प्रसिद्ध है, बाघ भी पाए जाते हैं वहां पर, बाघ परियोजना भी संचालित है। नेक्स्ट बात करें, अलवर जिले में भैंस की कौन सी नस्ल पाई जाती है। राजस्थान में यदि हम बात करें सर्वाधिक भैंस है। भाई देखो यहां पर कंफ्यूजन क्या है, 2007 की पशु गणना के अनुसार यदि बात करें तो उस समय जो है एक प्रकार से अलवर में सबसे ज्यादा भैंसें थी। उसके बाद में नई पशु गणना में जयपुर में ज्यादा भैंसें हो गई, वापस नई पशु गणना के अंदर अलवर के अंदर हो गई। तो यहां पर अलवर और जयपुर क्या है, भैंसों के मामले में कंपटीशन में है, बिल्कुल दोनों पास में ही है। इसलिए सर्वाधिक भैंसें जो है राजस्थान में, ये हरियाणा से लगता हुआ जो क्षेत्र है उधर सबसे ज्यादा भैंसें पाई जाती है। अलवर पूरा हरियाणा के साथ में लगता है। भैंसों की बहुत सारी नस्लें हैं, जैसे मुर्रा नस्ल है, बदावरी नस्ल है, जाफराबादी नस्ल है, नागपुरी नस्ल है। मुर्रा भैंस की यदि हम बात करें, इस मुर्रा भैंस का जो प्रजनन केंद्र है वो एक कुम्हेर भरतपुर में भी स्थापित किया गया है। भरतपुर भी अलवर से सीमावर्ती क्षेत्र है। इसके अलावा भैंस प्रजनन केंद्र जो है वो राजस्थान के अंदर वल्लभ नगर उदयपुर में भी है। और भारत के यदि स्तर पे यदि हम बात करें, भारत के स्तर पे भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र जो है वो करनाल के अंदर पड़ता है। करनाल कहां पर है, हरियाणा में है। तो यहाँ पर भैंस की सबसे जो उन्नत नस्ल है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली मजबूत कदकाठी की जो नस्ल होती है वो क्या मानी जाती है, मुर्रा मानी जाती है। और अलवर में सबसे ज्यादा ये पाई जाती है। नेक्स्ट, राज्य का तीसरा निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क। भाई देखो निर्यात को क्या है, सरकार मोटिवेट करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे स्पेशल जोन बना रखे हैं, कुछ स्पेशल औद्योगिक पार्क बना रखे हैं। राजस्थान में कहां पर है, राजस्थान में 3 जगह ऐसे हैं। क्रम के अनुसार यदि बात करें, पहला है सीतापुरा, दूसरा है बोरा नाडा और तीसरा है निमराणा। इसमें क्या पूछा गया, राज्य का तीसरा पूछा गया है। तीसरा कौन सा है, निमराणा। देखो ऑप्शन में निमराणा और निमोचड़ा दोनों है, कंफ्यूज नहीं होना है। निमोचड़ा जो है ये तो किसान आंदोलन के लिए चर्चित स्थान है, किसान आंदोलन। और ये चर्चित स्थल जहां पर 14 मई 1925 यहां पर एक गोली कांड हो गया था, जिसमें छाजू सिंह के नेतृत्व में गोलियां चलाई, बहुत सारे किसान शहीद हो गए थे। और उस समय एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है, उस समय अलवर के शासक कौन थे। अलवर के शासक उस समय थे महाराजा जय सिंह जी, तेज सिंह जी से पहले की बात है। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य में नोटों की शाही बनाने का कारखाना। राजस्थान में नोट कहीं नहीं छपते हैं, मध्य प्रदेश के देवास में छपते हैं। जब नोटबंदी हुई थी तब ये एक प्रकार से कारखाना चर्चा में आया था। राजस्थान के अंदर यदि हम बात करें, भिवाड़ी के अंदर यदि हम बात करें, यहाँ पर नोटों की शाही बनाने का, भाई नोट बनाने में जो शाही उपयोग में ली जाती है वो हमारे राजस्थान में अलवर के भिवाड़ी क्षेत्र में बनती है। और भिवाड़ी वो जगह है जहां पर प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां जो है यहाँ पर है। और नवीन आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र ये डेवलप होता जा रहा है। आधुनिक नवीन मैनचेस्टर भी भिवाड़ी को कहते हैं। भिवानी अलवर में है, भिवाड़ी राजस्थान के अलवर में है। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं, भैंसों के लिए हरियाणा, भैंसों के लिए प्रसिद्ध मेला जो है वो कहां पर लगता है। तो अलवर के अंदर जो भैंसों का मेला, पहली बात हमने बात की मुर्रा नस्ल की, मुर्रा भैंसें बहुत ज्यादा पाई जाती है अलवर में। तो मुर्रा भैंसों की बात करें तो यहां पर कौन सा मेला हमने बात की थी, बहरोड पशु मेला। बहरोड पशु मेला अलवर में बढ़ता है, स्पेशली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, निमोचड़ा किसान आंदोलन कब हुआ था। तो निमोचड़ा किसान आंदोलन की बात करें, अभी हम बात कर रहे थे 14 मई 1925 को हुआ था। जनरल डायर की यदि हम बात करें तो छाजू सिंह का संबंध इससे है। इन्होंने क्या की, गोलीबारी की और गांधी जी ने उनको डबल डायरिज्म की भी संज्ञा दी थी। नेक्स्ट, लाल मूर्तियों के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है। तो अलवर की यदि हम बात करें, अलवर में थानागाजी जो क्षेत्र है वो लाल मूर्तियों के लिए जाना जाता है। सरिस्का बाग परियोजना जो है वो कब प्रारंभ की गई। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, राजस्थान के अंदर बाघ परियोजनाएं कहां कहां पर है। तो राजस्थान में अब तक कौन सी 4 बाघ परियोजनाएं संचालित है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें चौथे बाघ परियोजना की, अभी हम बात कर रहे थे रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है वो कहां है, बूंदी में है। तीसरे की यदि हम बात करें, मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य
मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य जो है यहां पर भी बाघ परियोजना संचालित है। इससे पहले यदि हम बात करें सरिस्का, सरिस्का, और इससे पहले यदि हम बात करें तो रणथंभौर। रणथंभौर में जब भारत में 1972 में टाइगर प्रोजेक्ट बना, उसके एक वर्ष बाद ही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बाघ परियोजना प्रारंभ हो गई थी, लेकिन यहाँ पर उसके 5-6 सालों के बाद में प्रारंभ होती है, तो यहाँ पर मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है। मुकुंदरा हिल जो है 2012-13 में इसे घोषित किया गया था। हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य चर्चा में है, इसे आप सभी ध्यान रखेंगे। अब एग्जाम में यदि बाघ परियोजना को लेकर प्रश्न पूछा जाएगा तो या तो ऐसा प्रश्न आ सकता है इनमें से कहां पर बाघ परियोजना संचालित नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न पहले आए हुए हैं। 3 ऑप्शन इसमें थे, चौथा केवलादेव ऑप्शन था, सीता माता अभ्यारण्य और भी ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य हो सकता है। अब इनमें से ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। तो बाघ परियोजना की यहाँ पर हम बात करें 1979 के अंदर यहाँ पर बाघ परियोजना संचालित की गई। 1955 में यह अभ्यारण्य स्थापित हुआ था। सरिस्का में किसका मंदिर स्थित है, यहां पर बात करते हैं सरिस्का अभ्यारण्य की। सरिस्का अभ्यारण्य में बाबा भर्तृहरि का यहां पर क्या है, मेला लगता है। तो इनकी क्या है, बाबा भर्तृहरि की समाधि यहां पर है, समाधि व धूणा। और यहां पर यदि बात करें कनफटे नाथों का, कनफटे नाथों का प्रमुख तीर्थ स्थल है, ये प्रमुख तीर्थ स्थल जो है ये माना जाता है। और बाबा भर्तृहरि की यदि हम बात करें, उज्जैन के ये शासक थे, उज्जैन के शासक महान योगी, महान योगी ये थे। और इनके गुरु का क्या नाम था, गुरु, तो गुरु का नाम था बाबा गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ के नाम से बहुत सारे संत ऐसे हुए हैं। मैं भी जब शुरुआत में पढ़ता था तब मेरे को बहुत कंफ्यूजन होता था कि यार ये गोरखनाथ जी हर काल में क्यों आ जाते हैं, हर 100 साल 200 साल बाद इनका नाम आ जाता है, मतलब इतनी कितनी इनकी उम्र रही होगी। तब मतलब मेरे गुरुजी ने मेरे को समझाया कि भाई इस नाम से, जैसे जब प्रसिद्ध नाम होता है ना, तब वो नाम जो है बार बार कॉपी किया जाता है। जैसे जयपुर के इतिहास में हम पढ़ते हैं जय सिंह का नाम बहुत बार आता है, 3-4 बार जय सिंह आता है, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, उनके बाद जय सिंह थर्ड। तो जो फेमस नाम होता है वो नाम बार बार रिपीट होता है। गाँव में यदि हम देखें तो बहुत सारे बच्चों का नाम जो है वो रामलाल मिल जाएगा, लेकिन रावण लाल किसी का नहीं मिलेगा, अपवाद स्वरूप हो सकता है कहीं पर भी। लेकिन इस प्रकार के जब सिमिलर नाम मिलते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे अलग अलग समय काल में गोरखनाथ जी का नाम मिलता रहता है। तो गोरखनाथ जी जो है वो भर्तृहरि के मतलब उज्जैन के शासक थे, बाबा भर्तृहरि। तो भर्तृहरि जो है उज्जैन के महान शासक थे, और इनको क्या किया, इन्होंने दीक्षा दी, और दीक्षा देने के बाद इनसे ये मतलब प्रभावित हुए। उज्जैन से कहाँ आ गए, सरिस्का अभ्यारण्य में आ गए, यहाँ आकर के तपस्या की, यहीं पर इनकी समाधि और धूणा बना हुआ है। कनफटे नाथ जो है वो इनको अपना तीर्थ स्थल मानते हैं इस जगह को। नेक्स्ट, नारायणी माता किस वंश की कुल देवी मानी जाती है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें जाट वंश की कुल देवी, भरतपुर के जाटों की कुल देवी राजेश्वरी माता मानी जाती है। केला देवी की यदि हम बात करें तो यादवों की कुल देवी मानी जाती है, उसे अंजनी माता के नाम से भी जानते हैं। और गुर्जर समाज की यदि हम बात करें, गुर्जर समाज के आराध्य देव जो हैं वो भगवान देव नारायण जी माने जाते हैं। और नाई या जो सेन समाज की यदि हम बात करें तो नाई या सेन समाज नारायणी माता को अपनी कुल देवी मानता है। जबकि नारायणी माता की यदि हम बात करें तो मूल रूप से गुर्जर जाति की महिला थी, गुर्जर जाति की महिला थी। भाई नारायणी माता जो है वो किस समाज की थी, तो नारायणी माता गुर्जर समाज की महिला थी। जबकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इनका पुजारी जो है वो किस जाति का होता है, पुजारी की हम बात करें, पुजारी मीणा समाज का व्यक्ति होता है। तो पुजारी इनका मीणा समाज का व्यक्ति होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि किस राजा ने अपनी रानी शीला के लिए सीली सेठ में एक भव्य महल बनाया था, जिसे हम एक प्रकार से लेक पैलेस कह सकते हैं। तो यहां पर यदि हम बात करें तो शीला जो है वो किस राजा की रानी थी, तो यहां पर हम बात करें महाराजा विनय सिंह की रानी थी, महाराजा विनय सिंह की रानी थी, विजय सिंह की रानी नहीं थी। वे ध्यान रखें विजय सिंह का संबंध यहां से नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। और बख्तावर सिंह की यदि हम बात करें तो बख्तावर सिंह जी की पासवान का नाम क्या था, पासवान का नाम था मूसी रानी, मूसी रानी, कहीं कहीं मूसी महारानी भी नाम मिलता है। और इनके पुत्र का क्या नाम था,
पुत्र, तो पुत्र का नाम था बलवंत सिंह। बलवंत सिंह जो है वो इनके पुत्र थे। और यहाँ पर आगे हम बात करेंगे इनसे संबंधित छतरी की। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के किस स्थान को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। तो पुष्कर की यदि हम बात करें तो पुष्कर को कोकण तीर्थ कहते हैं। कोकण तीर्थ, इसे तीर्थ राज भी कहते हैं, तीर्थ राज के नाम से भी जाना जाता है। देवयानी की बात करें, ये जगह कहां पर है? ये जगह सांबर के निकट पड़ती है और इसे तीर्थों की नानी कहा जाता है। तीर्थों की नानी जी इसको कहते हैं। इसके अलावा उदयपुर की बात करें तो इसे पूर्व का वेनिस के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर नंदन कानन पूछा जा रहा है। नंदन कानन ऑप्शन में आंसर क्या होगा? यहाँ पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं ऑप्शन होगा सिलीसेट झील। सिलीसेट जो है इसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। इस झील का निर्माण महाराजा विनय सिंह जी ने करवाया था और यहीं पर उन्होंने अपनी रानी शीला के लिए महल भी बनवाए थे। नेक्स्ट बात करें अलवर जिले की बारहमासी नदी कौन सी है? अभी हम बात कर रहे थे अलवर जिले में स्थित जितनी भी नदियां हैं, टोटल नदियां कौन सी है? बरसाती नदियां हैं, जिसमें चाहे चूहड़ हो, सिंध हो, सोता हो, इसके अलावा रूपा रेल हो, इसके अलावा साबी हो। ये प्रमुख रूप से 5 ही नदियां हैं जो अलवर में प्रवाहित होती है और इनमें सभी नदियां जो है वो बरसाती नदियां हैं, मतलब बारहमासी नदी एक भी नहीं है। राजस्थान में बारहमासी नदियों की बात करें, प्रमुख रूप से नाम आता है चंबल का, उसके बाद में माही का नाम भी आता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो उपयोग है वो अपने चंबल नदी का काम आता है, इस वजह से बारहमासी में हम एक नदी को काउंट करते हैं। 2 जोड़े में हम चंबल और माही नदी को काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अलवर जिले में किस पशु की जखराना नस्ल राज्य भर में प्रसिद्ध है? भाई पशुओं की जो नस्ल है ना, ध्यान रख लेना, अधिकांश एग्जाम में जो पशुओं की नस्ल पूछी जाती है वो 2 नस्लें ही पूछी जाती है, या तो वो भेड़ की पूछेंगे या बकरी। देखो भैंस की और गाय की पूछने की संभावना है नो डाउट, लेकिन अब तक एग्जाम में सबसे ज्यादा जो प्रश्न है वो भेड़ से संबंधित आया हुआ है। तो आप सभी साथी देके आंसर दें, जखराना नस्ल जो है वो किस पशु की है राज्य भर में जो कि प्रसिद्ध है? देखें मैं आपके सभी के कमेंट वेट कर रहा हूं, फास्ट कमेंट करें। एक साथी का आंसर आ रहा है जकराना, भैंस की नस्ल है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, कौन से जिले में पाई जाती है जकराना नामक भैंस की नस्ल? ये भी आप कमेंट करें ताकि मनोरंजन के साथ थोड़ा ज्ञानवर्धन भी हो सके। हाँ जी, तो देखे सभी कमेंट करें, सभी साथी 2 नंबर आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल, बकरी, कोई गरीब की गाय भी कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बकरी जो है जखराना बकरी की नस्ल है। मारवाड़ी एक ऐसी नस्ल है, मारवाड़ी भेड़ की भी नस्ल है, बकरी की नस्ल भी है, घोड़े की नस्ल भी है, और इसके साथ हम कह सकते हैं कि ऊंट की नस्ल के अंदर स्पेशली बीकानेरी, जैसलमेरी, नाचना और ये नाम आते हैं। तो 3 नस्लें हैं, भेड़, बकरी और मारवाड़ी जो है ये एक प्रकार से घोड़े इन तीनों में क्या है, समान है। नेक्स्ट बात करते हैं अलवर जिले में किस फसल के लिए राज्य की प्रथम मंडी निर्मित की गई है? भाई देखो मंडियों की यदि हम बात करें, कृषि जिन्सों पर आधारित जिस क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा कोई फसल उत्पादित होती है उसकी वहां पर क्या होती है, कोई ना कोई मंडी स्थापित होती है। जैसे हम बात करें संतरे की मंडी राजस्थान में कहां पर है? भवानी मंडी झालावाड़ के अंदर है। झालावाड़ संतरों के उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसलिए वहां पर उसकी मंडी है। यहां पर यदि हम बात करें तो अलवर में कौन सी मंडी है? प्याज की मंडी है, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्याज उत्पादित होता है। सरसों की बात करें तो सरसों भरतपुर में सेवर में इसका अनुसंधान केंद्र स्थापित है। नेक्स्ट बात करें अलवर जिले का खो दरीबा जो है वो किसके लिए जाना जाता है? अब यहाँ पर एक नाम आ जाता है राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा। इसके साथ एक देबारी भी नाम है, ध्यान रखें, देबारी और राजपुरा दरीबा। ये राजपुरा दरीबा कहां पर पड़ता है? ये तो रेल मंगरा तहसील का मतलब जिला राजसमंद हो गया। और देबारी की यदि हम बात करें, ये जगह कहां पर पड़ती है? ये उदयपुर में पड़ती है। और ये दोनों जगह जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, सीसा जस्ता। और जब दोनों जहां कहीं निकलेंगे वहां पर डेफिनेट चांदी भी निकलेगी, है ना।
फाइनल बात है कि जहां पर सीसा धंसता है ये एक संयुक्त खनिज माना जाता है, दोनों का संयुक्त खनिज जो है वो गैलेना के अयस्क के नाम से जाना जाता है। चांदी भी यहाँ पर निकलती है। बताइए अलवर का खो दरीबा क्षेत्र जो है किस खनिज के लिए जाना जाता है? देखो सभी साथियों के नाम आ रहे हैं। राजगढ़ अलवर में है, बिल्कुल राजगढ़ अलवर में है, राजगढ़ चूरू में है। तो यहाँ पर तो हमने क्या पूछा, खो दरीबा पूछा है, तो यहाँ पर खो दरीबा का क्या आंसर आएगा? सबसे ज्यादा साथी तांबे का आंसर दे रहे। क्या बात है, इसका मतलब सभी ने क्या है, रट रखा है। यहाँ पर अभ्रक की बात करें भिलवाड़ा जाना जाता है। लोहे से संबंधित भी जिले का ऑप्शन आने पर लोहे की बात करेंगे। संगमरमर राजस्थान में विभिन्न प्रकार का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पानी वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? पानी वाले बाबा इनको कहते हैं, इनको जोहड़ वाले बाबा भी कहते हैं, जोहड़ वाले बाबा। इनको वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, वाटरमैन ऑफ इंडिया। इनको पानी वाले बाबा भी कहते हैं, है ना, पानी वाले बाबा। इनको भारत का जल पुरुष भी कहते हैं, भारत का जल पुरुष। तो जरूरी नहीं है कि आपको पानी वाले बाबा ही पूछे, ये भी पूछ सकते हैं कि जोड़ वाले बाबा किनको कहते हैं, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, या फिर भारत का जल पुरुष किसे कहते हैं। भारत का भगीरथ जो है वो महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर वाले को कहते हैं, जबकि भारत का भगीरथ जो है वो भी उन्हीं को कहते हैं। वो माँ गंगा को प्रसन्न करने वाले भगीरथ थे और एक प्रकार से गंग नहर राजस्थान में लाने वाले महाराजा गंगा सिंह जी थे। ऐसी ही समानता लिए हुए इन्होंने क्या किया, जल संरक्षण हेतु कार्य किया। और वो व्यक्ति कौन है? राव राजेंद्र सिंह जी। तेज सिंह जी की बात करें तो अलवर के ये कौन थे? महाराजा थे, एकीकरण के समय थे। सौरभ सिंह जी की यदि हम बात करें तो राजस्थान के प्रथम ये कौन है? एवरेस्ट विजेता हैं। तो यहां पर बात कर सकते हैं राजस्थान के प्रथम एवरेस्ट राजस्थान के प्रथम एवरेस्ट विजेता या फतेह करने वाले, चढ़ाई करने वाले, एक ही बात है, चढ़ाई करने वाले सौरभ सिंह जी शेखावत, जो कि आर्मी में एक अधिकारी हैं और इनका संबंध भी अलवर से है। नेक्स्ट बात करते हैं किसके उत्पादन हेतु अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। स्कॉटलैंड की यदि बात करें, हम बात कर रहे थे विश्व में स्कॉटलैंड किसके लिए जाना जाता है? शैंपेन उत्पादन के लिए जाना जाता है। स्कॉटलैंड की यदि हम बात करें तो ये किसके लिए? शैंपेन, शैंपेन उत्पादन हेतु, शैंपेन उत्पादन हेतु। और ये है कहां पर? ग्रेट ब्रिटेन के अंदर है, ग्रेट ब्रिटेन। इसी को आप लंदन कह दो, इसी को आप इंग्लैंड कह दो, एक ही बात है। तो इसका नाम जो दिया गया है अलवर का, वो क्यों दिया गया है? अफीम उत्पादन के कारण। अफीम वाले देवता सांवरिया सेठ को कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में उनका मंदिर है। अफीम का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़ की तरफ होता है। फलों के रस उत्पादन के लिए नाम नहीं दिया गया है, शराब उत्पादन के कारण ये नाम दिया गया है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं स्कॉटलैंड जो है अलवर को शराब उत्पादन के कारण कहते हैं, क्योंकि वहां पे शराब के बहुत सारे कारखाने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं निमोचना हत्याकांड को जलियांवाला हत्याकांड किसने कहा था? भाई ये एग्जाम में आ चुका है। जलियांवाला हत्याकांड की संज्ञा किसने दी? या फिर हम कह सकते हैं डबल डायरिज्म, डबल डायरिज्म या फिर दोहरी डायरशाही, दोहरी डायरशाही जो है वो उपमा देने वाले कौन है? महात्मा गांधी ने ये नाम दिया था। महात्मा गांधी ने कहा भाई यहाँ पर क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में तो नॉर्मल कांड हुआ, लेकिन यहाँ पर डबल डायरशाही हो गई, मतलब उससे भी ज्यादा खतरनाक घटना यहाँ पे हो गई। अलवर जिले को यदि हम बात करें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कब शामिल किया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मतलब होता है एनसीआर, नेशनल रूरल कैपिटल जो है इसका नाम है। एनसीआर में कब शामिल किया गया? भाई 2004 में तो अलवर को शामिल किया गया, और 2013 की यदि हम बात करें भरतपुर को शामिल किया गया, भरतपुर को शामिल किया
गया। अब राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। जयपुर की भी संभावनाएं चल रही, लेकिन पूरा शामिल नहीं हो पाएगा, आधा ही शामिल होगा। भाई हमारे यहाँ की राजधानी है, इस वजह से, और क्योंकि वहां पर दबाव बढ़ता जा रहा है, दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है वो वहां पर पॉपुलेशन बढ़ने के कारण उसका विस्तार होता जा रहा है। तो आसपास के क्षेत्र की यदि हम बात करें कि 2013 के अंदर कुल 3 जिलों को शामिल किया गया था। 2 जिले कौन से हैं, एक तो है महेंद्रगढ़ और दूसरा है भिवानी, है ना। तो भिवानी जो है वो कहां पर है, भिवानी हरियाणा का एक जिला है। जबकि भिवाड़ी की यदि हम बात करें तो भिवाड़ी कहां है, भिवाड़ी अलवर में है। बिल्कुल यहां तक सभी को क्लियर है। हाँ जी, 2004 जो है वो अलवर का ऑप्शन है, 2013 है भरतपुर, और भरतपुर के साथ 2 जिले और शामिल किए गए। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं के साथ हरियाणा के 2 जिले, और उनका नाम क्या है, एक का नाम है महेंद्रगढ़ व भिवानी जो है वो एक प्रकार से हरियाणा का जिला है, जबकि भिवाड़ी जो है वो हमारे राजस्थान में अलवर का एक हिस्सा है। नेक्स्ट, अलवर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। अब यहाँ पर अलवर दुर्ग में हसन खां मेवातीज भी ऑप्शन है, अलगू राय भी ऑप्शन है। तो ये तो क्या है, पुनः निर्माण इनका ऑप्शन हो जाएगा। पुनः निर्माण किसने करवाया, हसन खां मेवाती ने करवाया, जबकि निर्माण अलगू राय ने करवाया। एक ऐसा प्रश्न है जिसमें अलगू राय ऑप्शन में नहीं है, वहां पर हम हसन खां मेवाती सही करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अलवर के दुर्ग पर भरतपुर के किस शासक ने मुगलों से के प्रभाव से अलवर को छीन लिया था। तो हमने बात की थी, यहां पर बात करते हैं 1733 ईस्वी की महाराजा सूरजमल ने जो है मुगल बादशाह से छीन लिया था अलवर को। और उसके बाद में हम बात करते हैं कि वहां पर जो है प्रताप सिंह जी इसको स्वतंत्र घोषित करेंगे। तो भरतपुर के शासक कौन है, महाराजा सूरजमल जी। बड़े खतरनाक आदमी थे, इनको जाटों का अफलातून और जाटों का प्लेटो कहते हैं। और भाई साहब दोनों हाथों से जब ये तलवार चलाते थे ना, तब देखते ही बनता है अपने समय के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इनके समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, चाहे दिल्ली का मुगल बादशाह हो, चाहे मराठे हो, चाहे और भी कोई व्यक्ति हो, इनसे युद्ध करना किसी के बस का काम नहीं था। इतने खतरनाक आदमी थे महाराजा सूरजमल। इन्होंने एक प्रकार से इनके बारे में कह सकते हैं, इन्होंने भरतपुर दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसे लोहागढ़ का नाम दिया गया। बहुत मजबूत किला इन्होंने बनाया था। और सूरजमल जी की गाथाएं जो है भरतपुर के जाट राजवंश में हम पढ़ते हैं। बड़े खतरनाक आदमी थे। इन्होंने मतलब एक प्रकार से आगरा पर भी आक्रमण कर दिया था, आगरा पर अधिकार कर लिया, आगरा को लूट लिया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं मुगल सैनिकों की या मुगल बादशाह की कि इनको चैलेंज कर सके। बोले लूट लिया तो लूट लेने दो, सामने वाला व्यक्ति कौन है पहले पता किया, भाई किस आदमी ने आगरा को लूटा है। बोले भरतपुर के शासक महाराजा सूरजमल जी ने लूटा है। बोले भाई ठीक है भाई, उन्होंने जो किया वो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पर 1733-34 ऑप्शन आता है, 1733 भी सही है। नेक्स्ट बात करें, किस मुगल शासक ने अपने भाई को काकनवाड़ी के दुर्ग में कैद करके रखा था। ये एक प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि मुगल बादशाह जो है वो कौन मुगल बादशाह, तो औरंगजेब। पहले उन दोनों भाइयों के बीच में युद्ध हुआ, दारा शिकोह के और औरंगजेब के बीच में युद्ध हुआ, और बाद में अंतिम रूप से दारा को पराजित करके इस दुर्ग के अंदर कैद करके रख दिया था। बाला दुर्ग में तो बाबर एक रात रुका था, जबकि यहाँ पर यदि हम बात करें काकनवाड़ी का, तो ये कहां पर है, सरिस्का अभ्यारण्य में है। औरंगजेब जो है इसने अपने भाई दारा को कैद करके यहाँ पर रखा था। नेक्स्ट बात करते हैं, मूसी रानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया। तो यहां पर बात करें बख्तावर सिंह की यदि हम बात करें तो इनकी क्या थी, वो पासवान रानी थी। पासवान रानी किनकी थी, वो मूसी रानी की बात करें बख्तावर सिंह जी की। बलवंत सिंह जी कौन है, तो मूसी रानी के पुत्र हैं, मूसी रानी के पुत्र हैं। और जबकि विनय सिंह जी की बात करें, बख्तावर सिंह जी के प्रिय भतीजे थे, और इन्होंने बख्तावर सिंह और मूसी रानी दोनों की सम्मिलित रूप में याद के लिए निर्माण करवाया। इस छतरी के बारे में, छतरी कितने खंभों की है, 80 खंभों की छतरी है, 2 मंजिला छतरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अलवर में उद्यान बाग का निर्माण किसने करवाया था। ये वही उद्यान बाग है जिसे पब्लिक पार्क कहते हैं, पब्लिक पार्क कहते हैं। इसी को कंपनी गार्डन भी कहते हैं, कंपनी गार्डन भी कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया, शोदान सिंह जी ने करवाया था। तो यहाँ पर शोदान सिंह जो है इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट बात करें, अलवर में भर्तरी का मेला कब लगता है। बाबा भर्तरी की बात करें, अलवर सरिस्का में इनकी क्या है, समाधि है, इनका धूणा वहां पर है। और इनका मेला कब लगता है, तो भाद्र
पद शुक्ल सप्तमी में अष्टमी को इनका मेला लगता है और कनफटे नाथों का ये सबसे बड़ा प्रमुख तीर्थ माना जाता है। नारायणी माता का मेला कहां पर लगता है? बरवा डूंगरी पर, यहाँ पर इनका मंदिर है। जबकि इनके मेले की बात करें, चैत्र शुक्ल एकादशी, वैशाख शुक्ल एकादशी, फाल्गुन शुक्ल एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, तो वैशाख शुक्ल एकादशी को इनका मेला लगता है। नेक्स्ट बात करें, ईटा राणा की कोठी के निर्माता कौन है? ईटा राणा की कोठी है वो सरिस्का अभ्यारण्य के निकट बनी हुई है और जय सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। बड़े ही भव्य महल है, नाम भले ही कोठी है, बाकी बहुत भव्य महल ये है। नेक्स्ट बात करें, अलवर जिले के किस स्थान पर आदि मानव के बनाए हुए शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर आदि मानव के बनाए हुए शैल चित्रों की यदि हम बात करें, शैल चित्र का मतलब क्या है? एक प्रकार से चट्टान पर जो बनाए गए चित्र हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं? ऐसे चित्र बहुत सारी जगह से प्राप्त हुए हैं, लेकिन अलवर जिले में यदि पर्टिकुलर बात करें तो अलवर जिले में डीकर, दाता, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, तो यहाँ पर डीकर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करें, किस किले को पंचमहला के नाम से जाना जाता है? काकनवाड़ी दुर्ग की यदि बात करें, कहां पर है ये? सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर है। सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर ये पड़ता है। यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे, दारा सिखों को औरंगजेब ने कैद करके रखा था। अलवर का किला, इसी को बाला का किला कहते हैं। बाला दुर्ग भी इसी को कहते हैं। अलवर दुर्ग भी इसी को कहते हैं। कुंवारा दुर्ग भी इसी को कहते हैं। कुंवारा दुर्ग भी इसी को कहते हैं। 52 दुर्गों का लाडला भी इसी को कहते हैं। 52 दुर्गों का लाडला दुर्ग जो है वो भी हम इसी को कह सकते हैं। इसके अलावा बात करें निमराणा का किला, जिसे पंचमहला महल के नाम से जाना जाता है, और निमराणा की एक 9 मंजिला बावड़ी भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं, अलवर किस कला के लिए प्रसिद्ध है? अलवर चित्र शैली की हम बात करें, जहां पर महिलाओं के, गणिकाओं के सर्वाधिक चित्र बने हुए हैं। इसके अलावा हम बात करें मीनाकारी, मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। थेवा कला की बात करें, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। मिनी एंचर पेंटिंग और कागजी परत के बर्तन, इसी को क्या कहते हैं? कागजी पोट्री जो है वो इसी को कहते हैं। यही है एक प्रकार से कागजी पोट्री। तो कागजी पोट्री के मतलब एक प्रकार से कागजी परत के बर्तन कह सकते हैं। काफी बारीक बर्तन होते हैं, इसी वजह से ये जगह जो है मतलब एक प्रकार से कागजी पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, बाला दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अब ये बाला दुर्ग कह दो, अलवर का किला कह दो, 52 दुर्गों का लाडला दुर्ग कह दो, ये सभी नाम जो है, कुंवारा दुर्ग वगैरह, ये सब इसी दुर्ग के नाम है। इसका निर्माण किसने करवाया? ये प्रश्न एक बार एग्जाम में आ चुका है। विनय सिंह जी ने करवाया, प्रताप सिंह जी ने करवाया, हसन खां मेवाती ने करवाया, या फिर साकर खां ने करवाया? तो इसका निर्माण जो है, निर्माण किसने करवाया? अभी हम बात कर रहे थे अलगू राय ने इसका निर्माण करवाया था। पुनः निर्माण किसने करवाया? पुनः निर्माण, तो पुनः निर्माण करवाया था हसन खां मेवाती ने, हसन खां मेवाती। और हम बात कर रहे थे जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, उसके बाद अलवर पर मेवातियों का अधिकार हो गया था। इस बात से पता चलता है यहाँ पर मेवातियों का अधिकार था। तो हसन खां मेवाती जो है, उन्होंने इस दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया था यहीं पर बाला दुर्ग के अवशेषों पर। जबकि बाला दुर्ग की बात करें तो मूल रूप से अलगू राय ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट बात करें, राष्ट्रीय स्तर का प्रथम खेल गांव जो है वो कौन सा माना जाता है? भाई हवाला की यदि हम बात करें, हवाला जो है कहां पर है? हवाला उदयपुर के अंदर है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये शिल्प ग्राम के लिए प्रसिद्ध है। शिल्प ग्राम जो है राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम यहां पर स्थापित किया गया। कुंडा की यदि हम बात करें, ये कहां पर है? ये आमेर में स्थित है, जिसे हाथी गांव कहते हैं। हाथी गांव के नाम से कुंडा किया। यहाँ पर हाथी की सवारी प्रसिद्ध है। कुंडा गांव हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। जैरोली की यहाँ पर बात करें, अलवर में ये जैरोली है, राष्ट्रीय स्तर का प्रथम खेल गांव है। नायला की यदि हम बात करें, इंटरनेट से जुड़ने वाला, इंटरनेट से जुड़ने वाला राज्य का पहला गांव, राज्य का प्रथम गांव जो है वो ये माना जाता है। तो यहां पर कौन सा आंसर सही है? जैरोली आंसर सही है। किस पांडव ने पहाड़ पर गदा मार करके पांडु पोल जो है वो एक स्थान जो है अलवर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है पांडु पोल, और पांडु पोल में वीर हनुमान जी का मंदिर जो है प्रसिद्ध है। तो यहां पर हम पांडु पोल के बारे में लिख सकते हैं, हनुमान जी का
प्रसिद्ध है, यहाँ पर वीर हनुमान जी का प्रसिद्ध है, यहीं पर है। ऐसा कहा जाता है कि आपने महाभारत में एक दृश्य देखा होगा कि भीम जो है वो अपनी गदा लेकर के जा रहे होते हैं, तभी वहां पर एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण करके हनुमान जी खुद बैठे होते हैं और उनकी पूंछ जो है वो एक प्रकार से लंबी होती है और एक प्रकार से भीम आकर उनको कहते हैं कि मां से आप अपनी पूंछ को हटाइए, मुझे यहाँ से जाना है, मैं आपकी पूंछ को नहीं लांघ सकता और मेरे को आप रास्ता दीजिए। तभी वो वहां पर कहते हैं कि राम का नाम लो भाई, बेटा बेटा विश्राम कर रहा हूं, आप ही पूंछ को साइड में हटा दो। और जब भीम जो है अपना पूरा दम लगा देते हैं, बाहुबली भीम, तो महाबली भीम अपना पूरा दम लगाने के बाद भी जब उस पूंछ को नहीं हटा पाते हैं, तब उनको मतलब एक प्रकार से पश्चाताप होता है कि ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकता है। जब वो बार बार कह रहे हैं राम का नाम लो भाई, राम का नाम लो, राम का नाम लो, तो कोई ना कोई राम भक्त ही हो सकता है। और बाद में हनुमान जी उनको अपने दर्शन देते हैं और उनकी शक्ति का है एक प्रकार से उनको एहसास कराते हैं। ये वही जगह है जहां पर महाबली भीम ने गदा मार करके एक जगह बनाई थी और वहां से अज्ञातवास के दौरान जब कौरवों ने घेर लिया था पांडवों को चारों ओर से, तब पहाड़ में से रास्ता निकाल के वो निकल गए थे। तो वो व्यक्ति कौन थे? महाबली भीम। अर्जुन जो थे वो तो एक प्रसिद्ध तीरंदाज थे, नकुल सहदेव इनके भाई थे। नेक्स्ट बात करते हैं आज का लास्ट प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहां पर स्थापित है? यदि जिला पूछा जाए तो अलवर सही है, लेकिन स्थान विशेष पूछा जाए तो भिवाड़ी। यहीं पर बात करें अशोक लीलैंड का कारखाना यहीं पर है, मारुति सुजुकी का कारखाना यहीं पर है, और भी बहुत सारे यहाँ पर कारखाने हैं। यहाँ पर जैसे होंडा के कारखाने की बात करें तो जैसे गुड़गांव से जो लगता हुआ हमारा अलवर का एरिया है, वहां पर बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनियां जो है वो स्थापित है। और यदि हम भिवाड़ी की यदि हम बात करें तो भिवाड़ी, अभी हम बात करते हैं भिवानी कहाँ पर है? भिवानी हरियाणा का एक जिला है। जबकि भिवाड़ी की बात करें तो भिवाड़ी को आधुनिक मैनचेस्टर की संज्ञा दी गई है। आधुनिक मैनचेस्टर। जबकि राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर, तो राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं। और क्यों कहते हैं? तो वस्त्र निर्यात उत्पादन के कारण वस्त्र बहुत ज्यादा उत्पादित होते हैं, वस्त्र निर्यातक का दर्जा भी इसको दे रखा है। जबकि आधुनिक मैनचेस्टर पूछ लिया जाए तो भिवाड़ी डेवलप होता जा रहा है वर्तमान में। ये बात ही आज अपनी अलवर जिला दर्शन की क्लास के संदर्भ में। 2 क्लासें अपनी थ्योरी की हो चुकी है, बढ़िया शानदार आज प्रश्नोत्तरी हो चुकी है। उम्मीद करता हूं आप सभी साथियों को ये क्लास पसंद आई होगी और बहुत ही शानदार प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। साथियों के साथ आप शेयर भी करोगे, क्लास को लाइक भी आपने सभी ने कर दिया होगा। और पुनः आप इस क्लास को दोबारा जरूर देखें और बढ़िया रिवीजन करते करते प्रश्नों को आप नोट भी करें। अभी चूंकि आपके पास टाइम है, बहुत सारे एग्जाम की डेट घोषित हो चुकी है, तो आप सभी साथी आराम से बढ़िया इनको नोट कर सकते हैं और दोबारा देखते हुए वापस जितनी भी बातें बताई गई है आप इनको नोट करके शानदार नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना नए साथी नहीं भूलें और टेलीग्राम को ज्वाइन करना भी नहीं भूलें। धन्यवाद।